आज की जो प्रस्तुति है जिसका नाम है 1962 रेजांगला के शहीद, ये नाटक शुरू हो उससे पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप अपना फोन एक बार देख लीजिए, साइलेंट कर लीजिए, 10 सेकंड बेकार चेक कर लीजिए, देख लीजिए, ठीक है। शुरू करें? तो एक बार तालियों स्वागत कर दीजिए। इस नाटक को लिखा गौरव अंबारे ने, नाटक को डायरेक्ट किया है स्मिता त्रिपाठी और विशाल तिवारी ने। तो चलिए हम सीधे प्रस्तुति की तरफ चलते हैं। तो लीजिए, प्रस्तुत है नाटक 1962 रेजांगला के शहीद। इतिहास में किस युद्ध ने कुछ ना दिया, कोई हारे कोई जीते, सबने अपना कुछ खो दिया। है बहादुरी की मिसाल ये, मरते रहे मरते दम तक, तुम भूल न जाना इन वीरों को, धरती रहेगी तब तक, हाँ तब तक। अकड़ बकड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा। नहीं, ये भी नहीं, फिर से चूक गया। अकड़ बकड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा। नहीं, ये भी नहीं। समझे पर समझ न पाए, बस एक जमीन के टुकड़े पर लाशों के ढेर लगाए, लाशों के ढेर लगाए। अरे पुत्र, ओ पुत्र, क्या कर रहा है तू? किसे ढूंढ रहा है? पापा को ढूंढ रहा हूं दादी। ऐसे अक्कर पक्कर करके तुझे तेरे पापा की शक्ल याद नहीं? कैसे याद होगी? 2 दिन का तो था जब पापा हमें छोड़कर सरहद पर चले गए थे। हाँ, ये तो सही कह रहा है। आप तो उनकी माँ है, आपको तो उनकी शक्ल याद होगी। बचपन की शक्ल याद है, जब थोड़ी थोड़ी मूंछ आ रही थी ना, वो भी शक्ल याद है। पर जब से वो सेना में भर्ती हुआ, उसकी शक्ल धुंधली पड़ गई। क्यों दादी? अरे वो घर आता ही कितना था, सरहद पर ही तो रहता। पर जब कभी छुट्टी में घर आता तो अचानक से 6 महीने का बच्चा बनकर मेरी गोदी में चढ़ जाता और उसी में खेला करता। जब उसकी छुट्टियां खत्म होती तो उछलकर खड़ा हो जाता, पीछे मुड़ता, अचानक से बड़ा सा आदमी बनकर चला जाता। इसीलिए मुझे उसकी शक्ल याद नहीं है पुत्र। तो अब क्या करें दादी? इन सारी लाशों में कैसे पता करें कि मेरे पापा कौन है? एक काम करते हैं, तेरी माँ को बुलाते हैं, उसको तेरे पापा की शक्ल जरूर याद होगी। उनकी शादी में तो वो सेना का बड़ा अफसर था, वो उसे जरूर पहचान लेगी। माँ, माँ, हाँ, आ रही हूँ। थक गई। ये पकड़। अरे क्या बातें कर रहे
दादी और पोता मिलकर। तुम्हें पापा की शक्ल याद है? बिल्कुल याद है, मेरे पति है वो। और तेरा चेहरा मुझे कभी उन्हें भूलने देगा भला? तो बता, इनमें से तेरा पति कौन है? कैसी बात करती हो माँ? ये तो सब लाशें हैं। हाँ, इन्हीं लाशों में तो है पिताजी। क्या? ये सब कब हुआ? कैसे? देखो माँ, मैंने ये सारे चेहरे देखे हुए बहुत बिगड़े, कोई पहचान में नहीं आ रहा। किसी की आंख में गोली लगी है तो किसी का चेहरा पूरी तरीके से चकनाचूर है। तुम ही बताओ माँ, कैसे पहचानेंगे? माँ बोलो ना कुछ। माँ बोलो ना कुछ। माँ क्रियाकर्म तो करना पड़ेगा, नहीं तो इनकी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? ए बहू, बहू कुछ तो बोल। बहू, मुझे लगता है अक्सर बक्कर बम्बे वो वाला रास्ता ही ठीक है। बिल्कुल ठीक है। चलो तो फिर बोलो। चाबी टू डेल्टा, मेजर शैतान सिंह बोल रहा हूँ। ओवर। मेजर शैतान सिंह, क्या हालात हैं? कल रात हमारे 33 जवान और शहीद हुए। अब इस पोस्ट में हम सिर्फ 8 जवान बचे हैं। हमें रिइंफोर्समेंट की जल्द से जल्द जरूरत है। ओवर। रिइंफोर्समेंट पहुंचने के लिए भी 3 दिन का वक्त और लगेगा। आई रिपीट, रिइंफोर्समेंट पहुंचने के लिए भी 3 दिन का वक्त और लगेगा। हम 3 दिन तक पोस्ट होल्ड नहीं कर पाएंगे। हमें रिइंफोर्समेंट की जल्द से जल्द जरूरत है। आई रिपीट, इस पोस्ट पर हम सिर्फ 8 जवान बचे और ये चीनी दुश्मन पर कभी भी हमला कर सकता है। मेजर साहब, आप पोस्ट को होल्ड कीजिए। मैं जितना जल्दी से जल्दी हो सके हाई कमांड से बात करके आपको मैसेज भिजवाता हूँ। ओवर एंड आउट। बिल्कुल, ओवर एंड आउट। क्या हो साहब? मदद आने में 3 दिन और लगेंगे मजिंदर। साहब, हमारे पास ना पर्याप्त मात्रा में गोला बारूद है, ना राशन, ना ढंग के कपड़े। बिना राशन, बिना कपड़ा के हम 3 दिन तक जिंदा नहीं रह पाएंगे साहब। ये बात हम दोनों के बीच में ही रहा मजिंदर। जी साहब। झंडा से आराम से। तेरे हाथ लोहे के हैं क्या? एक तो ये हरामी चीनी धोखे से वार करते हैं। अरे दम है तो सामने से आओ, फिर तुम्हें बताते हैं कि हम हिंदुस्तानियों में कितना दम है। दुश्मन बहुत दूर है शर्मा। अरे तेरी आवाज ही नहीं पहुंच रही होगी, थोड़ा जोर से बोल। पहुंचेगी राणा, देख अभी। शर्मा जी क्या कर रहे हैं? तो इन सालों चीनियों तक ये आवाज पहुंचाता हूं। अरे राम ज्यादा चीनियों, अरे दम है तो सामने से आओ। राम साधो दही की तरह चबा देंगे तुम्हें, लस्सी की तरह गोट गोट के पिएंगे कुत्ता। शर्मा और तेज। शर्मा, हेलो, आज शाम को आएंगे वो, तब देख लेंगे उनको। आने दो साहब।
जी साहब। भीषण ये जोर से हाथ दे, फिर देखते हैं। क्या हुआ? साहब दुश्मन की कोई पोजीशन नजर नहीं आ रही है। चुप कर बैठे होंगे अपने माँ के पल्लुओं में, टकबोक साले। साहब क्या मैं चीनियों की तरफ गश्त लगा के आऊं? देखें तो उस तरफ क्या चल रहा है। अरे बासु जी, पागल हो गए हो क्या? इनमें दुश्मन के इलाके में जाओगे, पकड़े गए तो एक आधा चिली गोल दूंगा, सही तो जमवा। बिल्कुल भी नहीं। खबर है कि दुश्मन की तादाद 1500 के ऊपर है। साहब हम तो सिर्फ 8 जवान हैं, हमें और जवान चाहिए होंगे। हाईकमान से खबर आई है कि रीइंफोर्समेंट शाम तक आ जाएगी, लेकिन तब तक पोस्ट हमें ही होल्ड करनी है। Is that clear? जी साहब। कोई शक नहीं साहब। गुड। मजिंदर, अरे ओ मजिंदर, अहो साहब, अरे कुछ पिला दे यार। क्या पिलवा दे रहा ना? वाइन, विस्की, सैंपे, वोडका, ये तेरा फेवरेट। जैम पानी। साहब अभी तो सिर्फ काली कॉफी मिलेगी, वो भी बिना शक्कर के लिए आओ। वो तो इस बासु को दे दे। ओरे राणा बर्फीले पहाड़ों पर सूरज का केसरी रंग चढ़ता है तो सब दुनिया में और कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ यार ज्ञानदास, जहाँ मैं हमारी बीवी और प्रियवसी के साथ हनीमून पर आना चाहिए था ना, वहाँ पे चिड़ियों के साथ युद्ध कर रहे हैं। ओ भाई बात एक बार फिर से कहना यार जरा। क्या? प्रेयसी। अबे प्रियवसी। ये जब जब ये शब्द बोलता है ना, तो मेरा तो मन करता है कि मैं इसी के साथ सीधी विकेट उड़ा दी। अगर हम एक सेफ पोजीशन लेकर फायरिंग रोक देंगे तो दुश्मन को लगेगा कि हम लोग मर चुके हैं। अगर उन्होंने हम पर चढ़ाई कर दी तो चढ़ाई करेंगे पर निश्चित होकर
ओपन कर देंगे। फिर हम सब क्या चाहिए इससे हम Boys, take off that plate and stop firing. Marana, get down. Marana, take a position. आजा। Settle. हाँ, जी साहब। position देखो। दुश्मन ने फायरिंग रोक दी साहब। वो वहीं पर रुके हुए हैं, पर उनके पीछे कोई बटालियन आ रही है। लगता है अब ये दोनों रेजिमेंट्स हम लोग मिलकर हमला करेंगे। कोई बात, हमारे पास थोड़ा वक्त है, कोई स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है। साहब हम दुश्मन का सामना नहीं कर पाएंगे, हमें रिइंफोर्समेंट की जरूरत है। कब तक आएगी? हाँ साहब, अब तक तो यहाँ जाना चाहिए था। रिइंफोर्समेंट आने में कम से कम 3 दिन का वक्त होगा। 3 दिन साहब? लेकिन तब तक पोस्ट हमें ही होल्ड करनी है। पर साहब आपने तो कहा था कि आप शाम तक आएगी। मैंने झूठ कहा ताकि आप लोग घबराएं नहीं। ऐसे कैसे नहीं घबराए साहब? हम सिर्फ 8 जवान हैं और वो कम से कम 1500। ना हमारे पास पर्याप्त गोला बारूद है, ना राशन। हम पोस्ट नहीं होल्ड कर पाएंगे। ये फैसला है कमान को करने बना लो। तुम्हारा काम ऑर्डर फॉलो करना है और तुम वो करोगे। ये पोस्ट हमें होल्ड करनी है तो करनी है। जी साहब। नहीं साहब। डेल्टा टू चार्ली, डेल्टा टू चार्ली, डेल्टा टू चार्ली। जल्दी जाओ। चार्ली टू डेल्टा मेजर शताब्दी बोल रहा हूँ। ओवर। आप पोस्ट छोड़कर पीछे हट जाइए। आई रिपीट, आप लोग पोस्ट छोड़कर पीछे हट जाइए। रिइंफोर्समेंट के लिए बहुत समय लगेगा। दुश्मन 1500 की तादाद में आपकी तरफ बढ़ रहा है। आप अपनी पोस्ट छोड़कर पीछे हट जाइए। ओवर। आप सब जल्द से जल्द अपना सामान लेकर पीछे हट जाएं। साहब, हाई कमान का यही ऑर्डर है। साहब अब हार मान ले। नायडू ठीक क्या नाम जिंदर? इस पोस्ट पर हम सिर्फ 8 जवान बचे हैं और दुश्मन 1500 की तादाद में हमारी तरफ आ रहा है। इनके मुताबिक इस वक्त हम उनसे नहीं लड़ सकते। तो आप लोग की भलाई इसी में है कि जल्द से जल्द अपना सामान लेकर पीछे हट जाए। आप सब मतलब? साहब, साहब, आप हमारे साथ नहीं चलेंगे? नहीं, मैं अपनी पोस्ट छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं यहां लड़ने आया हूं, अपने हथियार छोड़कर भागने नहीं। एक बात याद रहे, दुश्मन 1500 में आए या 15,000 में, मैं आखिरी दम तक यहीं रहूंगा और आखिरी दम तक यहीं लड़ता रहूंगा। साहब, फिर आप हम लोगों को वापस जाने के लिए क्यों कह रहे हैं साहब? क्योंकि अब हाई कमान का यही ऑर्डर हमारा था। मैं आप सब पर अब किसी तरह की कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। मेरा यहां रुकना मेरी अपनी चॉइस है, मेरी मर्जी है। हाई कमान के ऑर्डर को फॉलो कीजिए और जाइए पीछे। रुक जा मराठा साहब, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं यहाँ आपके भरोसे आया हूँ, आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। जिद मत करो वासु, यहां रुकने का मतलब मौत है और मैं तुम में से किसी को भी मौत के मुंह में नहीं डालूंगा।
जी है, मैं भी आपके साथ लड़ूंगा। आप चिंता मत कीजिए। मौत मेरी मोहब्बत है, चलो आज मिलन ही हो जाए। बासु साहब कुछ तो तरीका होगा जिससे रिइंफोर्समेंट हम तक जल्दी पहुंच जाए। जमीन हवा पानी कहीं से कोई तो तरीका होगा साहब आपकी कमांड से बात तो करिए, सर कुछ करिए। सब कुछ सोच समझ कर ही हाईकमान ने भी ऑर्डर दिया है जानदास। पोस्ट छोड़ने के अलावा कोई और रास्ता है ही नहीं। हाईकमान अब और जमानों को मरने नहीं दे सकता। तो आप क्यों अकेले मरने के लिए तैयार है साहब? ये बात तो आप भी जानते हैं, अगर हम लड़ेंगे तो भी दुश्मन का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। हार जाएंगे साहब, हम हार जाएंगे। हार जाएंगे, हार जाएंगे, हार जाएंगे। हारना क्या होता है जानदास? बोलो, कोई और बताओ मुझे, आखिर क्या होता है ये हारना? सब जंग के मैदान पर दुश्मन को पीठ दिखाकर भाग जाना हारना होता है सब। बिल्कुल, और मैं वो नहीं करूंगा। जंग के मैदान में लड़ते लड़ते शेर की तरह मर भी गए तो जिंदगी भर शहीद कहलाएंगे। बुज़दिल नहीं, हारना मैंने सीखा नहीं है। पीठ दिखाकर भागने वालों में से नहीं हूं मैं। तो क्या मैं भागने वालों में से हूं साहब? सबके बारे में नहीं पता, पर मैं लड़ूंगा, अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा। मैं आपको बार बार समझा रहा हूं कि मैं आप सबको लड़ने की इजाजत नहीं दे सकता। मेरी बात मानिए, आपको हाईकमान के ऑर्डर का सम्मान करना ही होगा। नहीं साहब, हम पीछे नहीं हटेंगे। मुझे भी हाईकमान से आदेश मिला है कि मैं आपके साथ आखिरी दम तक रहूंगा साहब। भले ही मैंने आप सभी के लिए अभी तक सिर्फ खाना बनाया है, लेकिन 10-15 चूहों को मारने की ताकत तो मैं भी रखता हूं साहब। मैं पीछे नहीं हटूंगा साहब, मैं पीछे नहीं हटूंगा। ठीक है, आप लोग जल्द से जल्द यहां से निकलें। हम लोग दुश्मन को यहां रोक कर रखेंगे। नहीं साहब, 124 में से हम सिर्फ 8 जवान बचे हैं, और अगर हम पीछे हट जाएंगे तो इस पोस्ट पर चाइनीज का कब्जा हो जाएगा, तो कारगिल, लेह, जम्मू कश्मीर सब खतरे में पड़ जाएगा। नहीं साहब, हम ऐसा नहीं कर सकते। साहब, मैं आपके साथ ही रुकूंगा। आप हाईकमान को बोलो कि हम पोस्ट को होल्ड करें, रिइंफोर्समेंट को भेज दें। चाहे 3 दिन लगे या 4 दिन, ये पोस्ट हमारे हाथ से नहीं जाएगी साहब। मत करोगे अंदर। समझो, तुम्हारे पास अभी तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है। अपने इस तेज दिमाग से तुम बहुत आगे जा सकते हो, किसी अच्छी कंपनी में नौकरी कर सकते हो। अपनी जिंदगी बचाओ, अपना घर बचाओ, अपनी जान बचाओ, पीछा जाओ। साहब, कंपनी में नौकरी करके घर बसाना होता तो सेना ज्वाइन करने से पहले मेरे पास विदेश से ऑफर आया था, और वो ऑफर ले लेता साहब। पर क्या है ना, बचपन से मेरी माँ ने मुझे वीर सैनिकों की कहानियां सुनाई। मेरे पापा जब आर्मी यूनिफॉर्म पहनते थे, उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे मेरे सामने हिमालय जैसा पहाड़ खड़ा है, जो मेरी और मेरे देश की हमेशा रक्षा करेगा। जब वो पहाड़ टूटा, इसकी मिट्टी को मैंने अपने हाथों से समेटा। उसी दिन ठान लिया था कि अब मेरी बारी है वो पहाड़ बनकर मेरे देश की रक्षा करने की। और सही मायने में आज वो समय आया है साहब, तो मेरे देश को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। नहीं साहब, आज मैं पीछे नहीं हट सकता। अगर मेरी मां को पता चला कि मैं पीठ दिखाकर पीछे हट गया हूं, तो खुद मुझे गोली मार देगी। इससे अच्छा तो ये होगा कि मैं उनके सामने शहीद की तरह जाऊं, जब उनसे मिलूं तो तिरंगे में लिपटा हूं। देखकर मेरी मां का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा साहब। नहीं साहब, मैं पीछे नहीं हट सकता, मैं पीछे नहीं हट सकता साहब।
आराम से। आप लोग लड़ क्यों रहे हो? अरे रुको, क्यों लड़ रहे हो? आप लोग लड़ क्यों रहे हो? ये कपड़ा मेरा है। ऐसे कैसे तुम्हारा है? ये हमारा है। छोड़ दो, ये कपड़ा सिर्फ और सिर्फ मेरा है और मैं इसे हासिल करके ही रहूंगा। अरे लड़ना बंद करो, बंद करो। तुम लोग ऐसा क्यों नहीं करते? इस कपड़े को आपस में बराबर बांट लो, लड़ाई अपने आप खत्म हो जाएगी। ऐसे कैसे आपस में बराबर बांट ले? हाँ? मैं इन दोनों से ज्यादा ताकतवर हूं, तो मुझे ये कपड़ा मिलना चाहिए। तुम ताकतवर हो, अभी निकलवा तुम्हारी सारी ताकत। तुम दोनों से ज्यादा शक्तिशाली मैं हूँ और मैं ये कपड़ा हासिल करके ही रहूंगा। छोटे से क्या तुम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा कि तुम्हारी लड़ाई के चक्कर में इस कपड़े को कितना नुकसान हो रहा है? देखो, देखो तुम्हारी इस खींचातानी से इसके धागे कई जगह से टूट रहे हैं, कई जगह से निकल रहे हैं। इसका रंग देखो कितना फीका पड़ चुका है। जब तुमने इसे पहली बार देखा था तो इसका रंग कितना चमकीला था और अब देखो इसका रंग पूरा उतर गया है। अगर तुम इसी तरह लड़ते रहोगे, इसे अपनी तरफ खींचते रहोगे तो ये कपड़ा फट जाएगा और फिर किसी को कुछ नहीं मिलेगा, सब खत्म हो जाएगा। तुम क्या कोई धर्मगुरु हो? हाँ, क्या कोई महापुरुष जो हमें ये ज्ञान की बातें बता रहा है? जाओ अपना काम करो और हमें अपना काम करने दो। मैं एक सामान्य नागरिक हूँ जो साफ देख पा रहा है कि ये कपड़ा फट जाएगा और इसे समझने के लिए कोई धर्मगुरु या महापुरुष होने की जरूरत नहीं है। हैरान हूं, इतनी साधारण बात तुम लोगों को क्यों समझ में नहीं आ रही? क्योंकि मेरे अपने लोग हैं जिनको मुझे ये कपड़ा देना है और यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनका खून कर रहा, मैं उनको मार दूंगा और फिर ये सारा का सारा कपड़ा सिर्फ मेरे लोगों के लिए होगा। मेरे अपने लोगों के लिए। सुन लड़के, ये कपड़ा है ना, सारा का सारा, ये पूरा का पूरा मुझे चाहिए। इसको पाने के लिए मैं इन दोनों को मार दूंगा और फिर ये कपड़ा सारा का सारा पूरा मेरा हो जाएगा। आपको इसे कपड़ा मिल जाए तो आप क्या करेंगे? मैं इसे अपने शरीर पर लपेट कर आराम करूंगा। आराम तो आप अभी करें बिना इन दोनों को मारे। अगर बातचीत से आप इस समस्या का हल निकाले और इसे आपस में बराबर बांट ले तो आपके इसमें जो पैसा आएगा वो पर्याप्त होगा आपके आराम के लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब तक मैं ये कपड़ा पूरा का पूरा हासिल नहीं कर लेगा, मैं बिल्कुल आराम नहीं करूंगा।
अगर मैं शक्तिशाली हूं तो मैं अपने हिस्से में क्यों रहूं? मुझे ये पूरा का पूरा कपड़ा चाहिए, पूरा कपड़ा। फिर बाकी लोग कहां जाएंगे? उनका भी तो बराबर का हिस्सा है। राज पर होता है, राज उसी का होता है, और सबसे ज्यादा हिस्सा भी मेरा है। शक्तिशाली बता रहे हो पर ये भूल रहे हो कि जिस कपड़े के लिए लड़ाई हो रही है वो कपड़ा फट जाएगा, कोई आराम नहीं कर पाएगा। इस कपड़े के चिथड़े हो जाएंगे। तुम लोगों को ये फटा हुआ कपड़ा ही ओढ़ना पड़ेगा। तो फिर इतनी सर्द ठंड में तुम लोगों को बहुत ठंड लगेगी, बहुत ज्यादा। हो सकता है तुम लोग ठंड से मर जाओ। इसलिए मेरी मानो तुम लड़ना बंद करो। मुझे कोई नहीं मार सकता, मैं ही लोगों को मारता हूं। आज तक मैं कोई भी लड़ाई नहीं हारा हूं और आज भी नहीं हारूंगा। मैं रास्ते में जो भी आया मैंने उसे बर्बाद कर दिया। हम इस पूरी दुनिया के सबसे सर्वोच्च नस्ल है और इस पूरे कपड़े पर सिर्फ और सिर्फ हमारा अधिकार है। समझ में नहीं आता कि ये क्यों हो रही है। इतना बड़ा है कि इन जैसे 300 लोग इसमें समा जाए। और ये तो बस नहीं है, समस्या इनके दिमाग की नहीं, इनके शरीर की है। नहीं अहंकार अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करने का है। पीछे कपड़े से भी बड़ा है, बहुत बड़ा, इतना बड़ा कि इस जैसे हजारों कपड़े इंसान के बनने के बाद उसे 6 हाथ छोड़ दो, छोड़ दो। जी साहब देखो, क्या हुआ? दुश्मन वहीं पर है साहब, और पीछे वाली बटालियन धीरे धीरे हमारे पास आ रही है। लगता है हमारा फायरिंग न करने का पैतरा काम कर रहा है। ये फायरिंग सिर्फ ये चेक करने के लिए की गई थी कि क्या कोई जवाबी कार्रवाई होगी, लेकिन हमने कोई जवाब नहीं दिया। अब दुश्मन और भी निश्चिंत होकर हमारी तरफ आएगा, और जैसे ही वो हमारे किले की रेंज में आएगा हम फायर खोल देंगे। Is that clear? जी साहब। गुड। राणा, नायडू, शर्मा, आप तीनों जल्द से जल्द पोस्ट छोड़ दीजिए। इससे पहले कि और फायरिंग हो, हट जाइए पीछे। पीछे है साहब। साहब मैं तो ऐसे भी घायल हूं, पीछे नहीं हट सकता साहब। और वैसे भी मेरा पूरा गांव फौजियों का गांव है, हर घर से कोई ना कोई फौज में आया है। हमारे सारे पूर्वज फौज में हैं साहब। मैं अगर ऐसे पीठ दिखाकर पीछे गया तो मेरे गांव वाले मुझे गांव में घुसने नहीं देंगे, और हो सकता है मेरे परिवार के साथ मुझे गांव से बेदखल भी कर दें साहब। और अगर मैं यहाँ पर शहीद हुआ ना तो पूरे गांव वाले मेरी अंतिम यात्रा में शामिल होंगे, वरना तभी नसीब नहीं होगा मेरी चिता को आग देने के लिए साहब। तुम्हें ये डर है कि तुम्हें वापस जाने पर काम नहीं मिलेगी, इसलिए तुम वापस नहीं जाना चाहते, अपने मन से नहीं।
बात कौन सा? मैं थोड़ा घबरा गया। अचानक से बीवी और बच्चे का चेहरा सामने आ गया। बस 2 ही दिन का तो था जब मैंने उसे आखिरी बार देखा था। उसके नाम को लेकर मेरा और मेरी रुबाई का बहुत झगड़ा हुआ था। मैं चाहता था उसका नाम किसी देशभक्त पर रखूंगा, जैसे सुखदेव, राजगुरु या भगत सिंह। लेकिन मेरी रुबाई को तो दिलीप कुमार पसंद था। कहने लगी, देख लेना, अगर इसका कुछ नाम होगा तो दिलीप होगा। हम भला रुबाई के सामने किसकी चले? दिलीप तो दिलीप सही, बेटा तो हमारा है। उसकी आंखें बिल्कुल मेरी रुबाई जैसी, जिन्हें देखकर मुझे सबसे पहले प्यार हुआ। उसने मुझ जैसे पत्थर दिल को भी पिघला दिया। मैंने तो सोचा था जिंदगी भर फौज में रहकर देश की सेवा करूंगा और लड़ते लड़ते कहीं शहीद हो जाऊंगा, लेकिन जब उसको देखा तो उसकी ओर खींचा चला गया। हमारी शादी हुई और हमें एक बेटा भी हो गया। बस बस यही सोचकर मन थोड़ा घबरा गया था साहब। एक पल के लिए मैं भूल गया था कि सबसे पहले मैं एक सैनिक हूं, उसके बाद किसी का बाप या किसी का पति। साहब, मैं सूबेदार धीरज शर्मा अपनी मर्जी से एक पोस्ट छोड़कर वह पीछे नहीं हटूंगा साहब। ठीक है सूबेदार धीरज शर्मा। नहीं साहब जी, नहीं, आप समझ नहीं रहे। ये लड़ाई नहीं, खुदकुशी है, आत्महत्या है। ओए डरपोक नायडू, चुप। साहब, मुझे पहले से पता था इससे कुछ नहीं होगा, बालक है। क्या जरूरत थी पोस्ट बुलाने की? चला फट, तू मत, मैं डरता तू। ओए बासो, मैं मरने से नहीं डरता हूं, लेकिन इस तरह मरने से मौत का अपमान है। आप सब भली बातें जानते हैं कि दुश्मन से लड़ने के लिए न हमारे पास पर्याप्त गोला बारूद है, न राशन। वो 1500 के आसपास है, या शायद इससे भी ज्यादा, और हम केवल 7 और एक लांगरी। हम कैसे उनके साथ लड़ पाएंगे? कैसे उनका सामना कर पाएंगे? साहब, मुझे लगता है हमें हाई कमांड के ऑर्डर का सम्मान करना चाहिए और पीछे हट जाना चाहिए। ठीक है ना, तो तुम इन सब बातों को वजह मानकर पीछे हटना चाहते हो। तुम ठीक कह रहे हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तुम अपना फैसला लेने के लिए आजाद हो जाओ। पर साहब, आप भी तो यही चाहते थे ना कि हम सब पीछे हट जाएं, और फिर हाईकमान का भी तो यही ऑर्डर है। Then follow the order of High Command. मैं भी तो तब से लगातार यही कह रहा हूं, हट जाइए पीछे। मेरा यहाँ रुकना मेरी अपनी खुद की चॉइस है, मेरी अपनी मर्जी। मैं आप सब पर किसी भी तरह की कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं। मानिए हाई कमान का ऑर्डर, हट जाइए पीछे। नायडू, 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 नायडू। हम 124 थे और दुश्मन तकरीबन 2000 के आसपास, लेकिन तब भी हमने 1400 दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया। हमारे भी 116 साथी शहीद हो गए। उनकी लाशें अभी भी हमारे आंखों के सामने पड़ी हुई है। सबको पता था नायडू कि हम मरने वाले हैं। कुछ भी हो जाए, इस वक्त हम दुश्मन का मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन तब भी हमने डट कर मुकाबला किया और दुश्मन के 10 गुना सैनिक मार गिराए। तुम्हें लगता है इन लोगों ने आत्महत्या की है, शहीद नहीं हुए ये? बोलो नायडू, इन लोगों ने आत्महत्या की है या शहीद हुए? जवाब दो नायडू।
खुदा की कसम सारी की सारी गोलियां तुम्हारे भेजे में उतार दूंगा। हटा अपनी राइफल नीचे करो। नहीं साहब, हटा। साहब नहीं। इसने हमारे शहीद भाइयों का अपमान किया है। इसके जैसे बुज़दिल और कायर को फौजी बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। अपनी अपनी राइफल नीचे करो। हटो। नहीं साहब, इसने मुझे कायर कहा है। कायर नहीं हूं मैं, मराठा। अभी सारी की सारी गोलियां तेरे भेजे में तोड़ दूंगा, तब पता चलेगा मैं कौन हूं। साहब ये डर गया है, इसे कंट्रोल करना होगा। नायडू, नायडू मेरी बात सुनो, गन नीचे करो। नहीं, ना ही मैं डराऊं, ना ही मैं कायर हूं। मैं एक फौजी हूं, भारतीय फौज का हिस्सा हूं, और वो कभी डरपोक या कायर नहीं हो सकते। मैं तो बस सही बात कर रहा हूं। इन सारे चीनियों के लिए तो मैं अकेला ही काफी हूं। मेरे सामने जो जो आएगा उसे चीर दूंगा मैं। शांत हो जाओ नायडू, हमें दुश्मन से लड़ना है, आपस में नहीं। नहीं साहब, नहीं। डरपोक, कायर, ये ताने में बचपन से सुनता आया हूं। स्कूल में हर कोई मुझे चिढ़ाता, बात बात पर जलील करता। घर जाओ तो पापा की आंखों में अजीब सी नफरत। वो हमेशा कहते गलती से लड़का पैदा हो गया। मुझे शांत रहना अच्छा लगता। बाकी लड़कों को बाहर घूमना, खेलना, ऊंची ऊंची आवाज में बात करना, लड़ाई करना, आवारागर्दी करना मुझे पसंद नहीं। सबको लगता था कि मैं डरता हूं, कायर हूं, क्योंकि जब भी कोई चिल्ला के बात करता तो मैं सहम जाता। सारे सारे दिन अपने कमरे में बैठा रहता। मैंने कदम कदम पे अपमान सहा है मराठा। सुन, इसी बदले के अपने आप को साबित करने के लिए मैंने फौज ज्वाइन की। मैं अपने बैच का टॉप स्टूडेंट हूं, इसीलिए इस वक्त आप सबके साथ जाऊं। डरपोक नहीं ना। ठीक है नायडू, हम सब समझ गए, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। राइफल नीचे करो। Everyone, put your guns down. It's an order of the commander. Put your gun down. सब नायडू, नायडू तुम्हें किसी को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं। तुम्हारा जो मन करता है तुम वो करो। तुम ये पोस्ट छोड़कर जाना चाहते हो ना, तो सामने बात है, जा सकते हो। बिल्कुल ठीक। अब मैं भी वही करूंगा जो मेरा दिल चाहता है। और सारे चीनी कुत्ता मेरे दिल पे नजर डालते हो। ये लो। ऊपर जाकर देखो, पोजीशन देखो। दुश्मन नहीं रुके साहब, पीछे हट रहा है। पीछे हट रहा है साहब। खाओ। पीछे हट तो रहा है, लेकिन हार तो नहीं। ये नायडू ने गोलियां चलाई, उससे उन्हें लगा कि यहां बहुत सारे सैनिक हैं, इसलिए वो पीछे हट रहा है, ताकि दोगुनी ताकत से हम पर हमला कर सके। डेल्टा टू चार्ली, डेल्टा टू चार्ली, डेल्टा टू चार्ली, चार्ली रहा। डेल्टा टू चार्ली, चार्ली टू डेल्टा मेजर शतान सिंह बोल रहा हूं। ओवर। आपने अब तक पोस्ट क्यों नहीं छोड़ी? बाई तरफ से तकरीबन 1000 सैनिकों के साथ एक और टुकड़ी आपकी तरफ बढ़ रही है। आप जल्द से जल्द पोस्ट छोड़कर पीछे हट जाइए। आई रिपीट, आप जल्द से जल्द पीछे हट जाइए। सर, 13 कुमाऊं चार्ली कंपनी का एक भी सैनिक पीछे नहीं हटेगा। हम अपनी पोस्ट होल्ड करेंगे। आप रिइंफोर्समेंट जल्द से जल्द भेज दीजिए। आई रिपीट, वी आर होल्डिंग द पोस्ट। रिइंफोर्समेंट नहीं आ सकती। आई रिपीट, रिइंफोर्समेंट नहीं आ सकती। आप लोग जल्द से जल्द पोस्ट छोड़ दीजिए। हेलो, हेलो, हेलो सर, लगता है सिग्नल चला गया। साहब हालत बहुत खराब होगी। दो जन सामने से आ रहे हैं, 822 तरफ से आ रहे हैं। राणा भाई तू भी देख ले, दाएं से तो कोई ना रहा, पता चले चारों तरफ से शरीर में छेद हो लिए। तू मजिंदर,
बाप से कम है क्या? बुढ़ऊ। साहब वो राशन सारा खत्म हो गया साहब। खत्म हो गया? हाँ साहब। अरे मजिंदर जी, शायद थोड़ा सा राशन बचा हुआ है। नहीं साहब, मैंने अभी देखा सारा राशन खत्म हो गया। मैं जानता था कि युद्ध में राशन बर्बाद हो सकता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा राशन यहाँ छुपा के रखा। ये देखिए। अरे तो बचाना था, थोड़ा ज्यादा बचा लेता। अब इस थोड़े से में कौन कौन खाएगा? शुक्र करो राणा ये मिल गया, ना तो यमराज से भूखे पेट ही मिलने जाना पड़ता यार। कुछ भी कहो, ये ज्ञानदास का दिमाग बहुत चलता है। हाँ, अपना ज्ञान नाश है तो बड़ा क्या? अब ज्ञानी भाई, अपने इसी तेज दिमाग का इस्तेमाल करो और दिमाग लगाओ कैसे हम चीनी कुत्तों को ज्यादा से ज्यादा देर तक रोक सकते। मजिंदर सिंह, वो साहेब जल्दी से कुछ खिला दो यार, मैं अल्लाह से मिलने खाली पेट नहीं जाना। मराठा एक बात पूछ रही थी। पूछ लेना से। तू मुसलमान है, पर सारे तुझे मराठा मराठा की बुलाते हैं देख। मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो लोग मुझे मराठा बुलाते हैं। मतलब? अरे मतलब देख, जो गुजरात से होता है उसको गुजराती, जो बंगाल से होता है उसे बंगाली, जो मणिपुर से होता है उसको मणिपुरी। मी महाराष्ट्र चाहे मणु मी मराठा। अभी वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या फिर ईसाई हो, सब गुजराती, मराठी, बंगाली यही सब हो जाते हैं। सिंपल है रे। सिंपल। ये सब हमारा बनाया हुआ है। मैं तो उस वक्त का इंतजार कर रहा हूँ कि जब हम सब भारतीय हो जाएंगे और वंदे मातरम गाएंगे। क्या बात है, क्या खाना तैयार है। अरे खिलाना मुझे। यो साहब, ओ भाई आप पहले रणों को खिलाओ। अल्लाह सारा मुझे ला के दे दे, यहाँ का बका सुन तो मैं ही हूँ। अरे साहब आपका पेट भर जाएगा तो हम सबका पेट भर जाएगा, है कि नहीं साहब? बिल्कुल। मजिंदर जी, वो साहब कोई ज्ञानदार माँ की याद मत देना। सबके साथ बैठ के खाते हैं, शायद आखिरी हो। मैंने नहीं खाना। चिड़िया, ओ चिड़िया, आजा बब्बू का खाना खा ले। बब्बू तो खा नहीं रहा, तू खा ले, आजा। नहीं मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा। नहीं नहीं, अब तू वहीं खड़ा रहे, अब तो ये खाना चिड़िया ही खाएगी। नहीं मैं खा लूंगा, मैं खा लूंगा। तो फिर आजा, आजा, आजा। चुपचाप खाना क्यों नहीं खाता? चुपचाप खा लूंगा तो चिड़िया भूखी रह जाएगी ना माँ। बदमाश, मुझे तंग करने में बड़ा मजा आता है ना? हाँ। अच्छा, छुट्टी कब खत्म हो रही तेरी? 3 दिन बाद। फिर वापस कब आएगा? पता नहीं माँ, 6 महीने भी लग सकते हैं या साल भी, या हो सकता है मैं कभी ना हूं। चुप कर! ऐसी अनाप-शनाप बातें मत किया कर मेरे सामने। मेरे जाने के बाद सारा दिन तेरी ही चिंता सताती है। खाना खाया, कहीं तुझे चोट तो नहीं लग गई, तू कहीं बीमार तो नहीं पड़ गई। सारा दिन तेरी ही फिक्र में बीत जाता है। रो मत माँ, तू जानती है ना तुझे रोते हुए नहीं देख सकता मैं। तू रो मत माँ। माँ मैं तुझसे बहुत दूर जाने वाला हूं। जो तेरी असली फिक्र है ना, जो
दूर कहीं तेरे मन के कोने में छिपी है, वो सच होने वाली है माँ। माँ मैं तेरे पास कभी नहीं आ पाऊंगा माँ, मैं तेरी गोद में नहीं सो पाऊंगा माँ, मैं तेरे हाथ से खाना नहीं खा पाऊंगा माँ। तू वादा कर, तू रोज सुबह उठ के चिड़िया को खाना खिलाएगा। तू सोच लेना, तूने मुझे खिला दिया माँ, एक बात का गम रहेगा, मैं तेरी खुशबू नहीं ले पाऊंगा माँ, मैं तेरी खुशबू नहीं ले पाऊंगा। नहीं तो मेरा बच्चा तू वापस आ जा, मैं तुझे अपनी गोद में छुपा लूंगी, किसी को पता नहीं चलेगा। तू वापस आ जा मेरा बच्चा, वापस आ जा। मैं भाग नहीं सकता माँ, अगर आज भाग गया तो तेरे जैसी सैकड़ों माओं की कोख उजड़ जाएगी। हजारों औरतें विधवा हो जाएंगी माँ। और तूने तो सिखाया था ना, कठिनाइयों का डटकर सामना करते हैं, पीठ निकाल के भागते नहीं। और अगर आज भाग गया ना माँ, तो जिंदगी भर अपने आप से नजर नहीं मिला पाऊंगा। अरे ऐसी बुज़दिल जिंदगी से अच्छी तो अपनी ही मौत होती है माँ। तो रोना मत माँ। जब मेरे साथी मुझे आंगन में लेकर आएंगे ना, उनका फूलों से स्वागत करना, उन्हें अपने हाथ से खाना खिलाना। बस तू रोना मत माँ, तू रोना मत माँ। नहीं ना बाबू, माँ रोना मत। बाबू वापस आ जा। याद रहेगा ना माँ? वापस आ जा मेरा बच्चा, वापस आ जा। याद रहेगा ना माँ? वापस आ जा बाबू, वापस आ जा मेरा बच्चा, वापस आ जा। भूलना मत माँ। ये भी चिड़िया को खिला दो। हाँ क्या साहब, इन बर्फीली पहाड़ियों में मैं चिड़िया कहाँ से पहुंच के लाऊं? क्या हो गया मजिंदर? साहब कह रहे हैं कि कहाँ चिड़िया को खिला दो। अब इन बर्फीली पहाड़ियों में मैं चिड़िया कहाँ से ढूंढ के लाऊं साहब? साहब यूं तो छोड़ो, चलो चिड़िया ढूंढते हैं। क्या बात है राणा, कोई तकलीफ? कुछ नहीं सब ठीक है सब। वैसे मराठा और राणा सब इनकी राय में नहीं, इनसे पूछे बिना ही मैंने हाईकमान से कह दिया कि तेरा कुमाऊं चार्ली कंपनी का एक भी सैनिक पीछे नहीं हटेगा। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? नहीं साहब। कोई शक? नहीं साहब। वापस जाने का इरादा? नहीं साहब। नहीं साहब। भारत माता की जय। दादा किशन के जय। भारत माता की जय। दादा किशन के जय। तैयार हो जाओ जवान। अब इस लड़ाई में हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा देर तक रोककर रखना, और उसके लिए एक तरकीब है। जी साहब, हम सबको मिलकर यह आभास पैदा करना होगा कि हम 8 नहीं 8000 सैनिक हैं। कैसे? सब लोग बारी बारी से अपनी पोजीशंस बदल बदल कर फायरिंग करेंगे। इन हरामियों पर चारों तरफ से गोलियां चलनी चाहिए ताकि वो वहीं रुक जाएं और हाई कमांड को पर्याप्त समय मिले उनसे निपटने के लिए। और हाँ, याद रहे, हमें तब तक फायरिंग नहीं करनी है जब तक दुश्मन हमारी फीलिंग रेंज में नहीं आ जाता। सब Is that clear? जी साहब। Good. Now take your position. साहब। भारत माता की जय। दादा किशन के
चार्ली। चार्ली टू डेटा, मेजर शैतान से बोल रहा हूँ। ओवर। आपकी रेंज में दुश्मन की 3 टुकड़ी आ चुकी है। तकरीबन 2000 के आसपास दुश्मन आप पर चढ़ाई कर रहा है। पीछे हट जाइए। हाई कमांड के ऑर्डर को फॉलो करिए। लीव द पोस्ट। हम अपनी पोस्ट नहीं छोड़ेंगे। वी आर होल्डिंग द पोस्ट। आई रिपीट, हम अपनी पोस्ट नहीं छोड़ेंगे। आप रिइंफोर्समेंट जल्दी से जल्दी भेज दीजिए। ओवर। सब दुश्मन नाला करके धीरे धीरे हमारे पास आ रहा है। फायर! बॉय! एम! नाइन शूट! आखिरी वक्त में मुझे पीछे मत खींचो, मुझे यहीं रहने दो। इन चीलियों को तो मैं देख लूंगा। साहब, एक बात सुनो। नहीं साहब, तुम वापस चले जाओ। नहीं साहब, मैं पीछे नहीं जाऊंगा। मनिंदर, जिद मत करो, वापस जाओ। साहब, मैं हाई कमांड के दिए हुए आदेश को फॉलो करूंगा। उन्होंने मुझे कहा था कि मैं आपके साथ आखिरी दम तक रहूं। साहब, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। साहब, मेरी बात सुनो। मैं भी तुम्हारा ऑफिसर हूं। तुम वापस जाओ और जाकर बताना कि हम किस तरह लड़े। वापस जाने का ऑर्डर होने के बाद भी कैसे हमारा एक हरित और पीछे नहीं हटा। जाना बहुत जरूरी है। मनिंदर, तुम भी नहीं गए, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ क्या हुआ था। साहब, आप मेरी चिंता मत करो मनिंदर, तुम जाओ। तुम्हारी दी हुई जानकारी से भाई किसान को इन दुश्मनों बिल्डिंग बनाने में मदद मिलेगी। जाओ मनिंदर।
कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मद्रासी, सरहद पे मरने वाला हर एक था भारतवासी। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100 अकड़ बकड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100 अकड़ बकड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100। क्या तुम्हें तुम्हारे पापा मिल गए? पापा मिल गए तेरे? चुप क्यों है? आप लोग तो मर गए ना? हाँ। फिर आप लोग बोल नहीं सकते हैं। एक वीर सैनिक कभी नहीं मरता, वो शहीद होता है और उसकी वीर गाथाएं पूरे देश में सदियों तक गाई जाती हैं। वो जिंदा होता है किस्सों में, कहानियों में, नाटकों में, सिनेमा में, सरकारी कागजात पर। मरणोपरांत उसे बहुत सारे मेडल और पुरस्कार दिए जाते हैं। इस तरह एक सैनिक कभी नहीं मरता, वो हमेशा जिंदा होता है। अरे ये तो बता, पापा मिल गए तेरे? नहीं, मैंने काफी ढूंढा पर पापा नहीं मिले। तो बड़ी समस्या पैदा हो गई। क्या ये हम में से किसी का बच्चा है? नहीं, मेरा तो नहीं है। मेरा तो बस 2 ही दिन का था जब वो पैदा हुआ था और मैंने उसे आखिरी बार देखा था तभी। मेरा तो इससे काफी बड़ा है, उसकी शादी होने वाली थी। मेरा भी ना है, मेरी तरह तो दिखता भी ना। मेरी तो शादी ही नहीं हुई। मेरी भी नहीं। मेरी पत्नी तो गर्भवती थी जब उसे छोड़ के मैं जंग में आ गया था। ये मेरा बच्चा भी नहीं लगता। बड़ा कंफ्यूजन, क्या करें? अक्कड़ बक्कड़ करने से चुनना आसान होता है, यही एक उपाय है। चलो करते हैं। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100 अकड़ बकड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100 अकड़ बकड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100। मुझे लगता है कि तुम्हारा बाप है। ये कैसे? इसकी आंखें देखो, बिल्कुल तुम्हारे जैसी हैं। क्या आप मेरे पापा हो? पता नहीं, हो भी सकता हूँ और नहीं भी। आप कैसे मरे? लड़ाई में। कौन सी लड़ाई में? जो पड़ोसी देश के साथ हुई। कौन जीता? वो लोग जीत गए। मतलब आप हार गए? लड़ाई में हार गए, लेकिन युद्ध भूमि में जीत गए। मतलब? लड़ाई में वो हारता है जो पीठ दिखाकर भागता है। हम सब तो बहादुरी से लड़े, इसलिए युद्ध भूमि में जीत गए। हारने के बाद क्या हुआ? हारने के बाद वो सवाल पूछते हैं कि जवाब नहीं है मेरे पास। इधर आओ। क्या सवाल है? हारने के बाद क्या हुआ? हारने के बाद वो अपनी जगह चले गए, हम अपनी जगह लौट आए। जीतने के बाद उन्होंने क्या किया? जीतने के बाद उन्होंने जश्न मनाया। तो क्या युद्ध जश्न मनाने के लिए लड़े जाते हैं? नहीं, युद्ध अपनी रक्षा करने के लिए लड़ी जाती है। अपनी रक्षा किससे करनी होती है? मेरे सारे जवाब खत्म हो गए। इधर आओ। रक्षा करनी होती है दुश्मनों से। दुश्मन कौन होता है? दुश्मन दूसरे देश के लोग होते हैं। क्या सारे लोग दुश्मन होते हैं? सब लोग नहीं, कुछ लोग दुश्मन होते हैं। तो क्या युद्ध में सिर्फ दुश्मन मरते हैं? युद्ध में सब मरते हैं। मैं, तुम, ये, वो, हम सब मरते हैं युद्ध में। अगर सबको मरना ही है तो युद्ध क्यों होता है? युद्ध इसीलिए होता है क्योंकि क्यों होता है युद्ध? युद्ध होता है जगह हासिल करने के लिए। पर इस धरती पर सबके अपने अपने हिस्से की जगह है। पर जब किसी को अपने साथ साथ किसी और का भी जगह चाहिए होता है या फिर उसे छीनना होता है तो युद्ध होता है। आज तक जितने भी युद्ध हुए, क्या सबने एक दूसरे का हिस्सा छीन लिया? जहां तक मुझे याद है, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में कुछ देशों की लड़ाइयां हुई थी, जैसे अमेरिका और जापान की, रशिया और जर्मनी की, फ्रांस और इटली की, और इस वक्त भी कोई ना कोई 2 देश आपस में लड़ ही रहे होंगे। फिर क्या हुआ? अरे बाप, मैं भी हार गया। बेटा बिरोड़ में कई सालों तक युद्ध हुआ, लाखों सैनिक मरे, बच्चे, बूढ़े, औरतें सब मरे, करोड़ों घर बर्बाद हो गए, सब खत्म हो गया। जो युद्ध में हारता है क्या वही मरता है? ना, जो जीतता है वो भी मरता है। मतलब युद्ध में हर कोई मरता है? हाँ, युद्ध में हर कोई मरता है। फिर युद्ध क्यों होता है? अच्छा, जापान और अमेरिका में जब युद्ध हुआ था, या रशिया और जर्मनी में, तो क्या जापान अमेरिका बन गया या रशिया जर्मनी? नहीं, जापान अपनी जगह, अमेरिका अपनी, रशिया अपनी, जर्मनी अपनी। फिर उन्होंने युद्ध क्यों किया? अगर अंत में सबने अपने अपने हिस्से में ही रहना है तो युद्ध क्यों? क्यों? बताइए क्यों? आखिर इंसान को चाहिए क्या? हाँ,
90 पूरे 100 अकबर बकर बम्बे गो 80 90 पूरे 100 अकबर बकर बम्बे गो 80 90 पूरे 100 100 में लगा धागा 100 निकल के भागा। हम चाहते हैं कि हमारी जो टेक्निकल टीम है, म्यूजिक वाले भाई, लाइट वाले भाई लोग आ जाए। म्यूजिक में थे जो आप अभी गाने देख रहे थे लाइव, आशीष मिश्रा ने कंपोज किया था। लाइव जो ऑपरेट कर रहे थे म्यूजिक, आप भी आ जाइए। वैभव लाइट ऑपरेट कर रहे हैं और लाइट डिजाइन था पवन चक्रवर्ती का। कॉस्ट्यूम था स्वाति पांडे। प्रॉप्स था अजीजुल हक। असिस्टेंट डायरेक्टर थे आकाश। आर्ट जो आप देख रहे हैं ये पूरा बैंकर वगैरह जो भी बना था अमित तिवारी जी ने उसे बनाया था। और इस नाटक को लिखा था गौरव मारे ने, शायद वो हैं नहीं है, ठीक है। इस नाटक को डायरेक्ट किया था स्मिता त्रिपाठी और विशाल तिवारी। नायडू प्ले कर रहा था। मेरा नाम बसंत कुमार है, मैं ज्ञानदास प्ले कर रहा हूँ। मेरा नाम संजय कुमार साहू है और मैं मराठा। मैं राहुल चौधरी धीरज शर्मा का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। आशुतोष सिकंदर।
चिराग पांडे, चंगेज खान। मैं फरसाना मुकद्दम, दादी का। मैं प्रतीक और मैं बच्चे का रोल प्ले कर रहा हूँ। अनुश्री, माँ और पत्नी। मुबश्शिर अली सिद्दीकी, मैं हिटलर का कैरेक्टर। अमित तिवारी, मेजर शैतान सिंह। मैं राणा का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। मेरा नाम परमार्थ है और मैं वासु का रोल प्ले कर रहा हूँ। मेरा नाम अहमद है और मैं मजिंदर का किरदार निभा रहा था। मेरा नाम स्मिता त्रिपाठी है और मेरे हस्बैंड आर्मी में है, इन्फेंट्री में कर्नल है और मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी भर लड़ाई और लाइन ऑफ कंट्रोल देखा है। तो जो मेरी कुछ भावनाएं थी अपने जवानों के प्रति, आर्मी अफसर्स के प्रति, और अल्टीमेटली ये सवाल मेरे दिमाग में भी बार बार आता था कि लड़ाई क्यों, किसको लड़ाई चाहिए, पर आखिर लड़ाइयाँ होती ही हैं। तो आई होप आप लोग को ये प्ले पसंद आया तो हमने बहुत मेहनत की है, हमारी एक बार और जोरदार तालियां। और हम यही चाहेंगे कि आप हमारा सहयोग कराएं ताकि हम इस कहानी को घर घर तक पहुंचाएं कि इस लड़ाई में हम हारे नहीं थे, क्योंकि हम पीठ दिखा के नहीं भागे थे। और वॉर क्यों होती है, वॉर को होना चाहिए कि नहीं, इस पे अपने व्यूज जरूर दीजिएगा। अति धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी आए, बहुत अच्छा लगा। और अब हम समाप्ति की तरफ जा रहे हैं। शुभ रात्रि, फिर मिलेंगे नई प्रस्तुति के साथ। धन्यवाद। Narrated more on the event of 18th November, which happened that night. Yes, but And that why was the Leader backdrop. Paramveer Chakra. That was the backdrop of 1960 war. Was the backdrop of it. We actually wanted to talk about the war and why people can't be happy in their own space. That was the motive behind this play. Yeah, but Major Shaitan saying, that should have been highlighted. That was, Yeah, we missing. That is something so decorated, and we all know. Yes. Even if it would have been narrated, it would have been real. We will give your feedback and we will proceed with it. जी सर। I do not have a suggestion or comment on this. It was a very well done. I just wanted to let you know that my mother over here. लड़ाइयाँ देखी हैं गाइस, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते सेना किस दौर से गुजरती है इन लड़ाइयों में। हमने कारगिल देखा, क्या नहीं देखा, कितने जवान अपने भाइयों को खोया। हम चाहते हैं ये कहानी हर घर में पहुंचे, हर जुबान पे ये कहानी। Good evening. I was in 62 war as an emergency commissioned medical officer in AMC, Army Medical Corps. I served in army, but I did not do anything that was brave. I was in charge of the family wards wherever posted and was treating women and children as I was doing in my civilian life. That was the bravest. When my other colleagues were doing duties, operating on patients, doing duties in hospitals, I was only looking after women and children. Though I did not do anything brave in army, army did teach me so many things.
It taught me diligence, sincerity in work, punctuality, respecting the seniors, and very important for all doctors like me, importance of keeping good records. Thank you organizers for giving me a chance to talk to you people. Thank you very much. Jai Hind. मैम नाम बता दो आप अपना। ना आपका नाम क्या है? My name is Dr. Sumati Rajeshwar Ridhorkar. I am mother of Commodore Ashutosh Ridhorkar and grandmother of Captain Shreyas Ashutosh Ridhorkar. I wish to inform the house that it is 3 generations. Myself, my son Commodore Ashutosh, and my grandson Captain Shreyas. 3 generations in the service of motherland. Thank you so much, ma'am. Thank you so much.